दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जिसमें आज की वीडियो में हम परमाणु संरचना, परमाणु के अस्थायी व अस्थायी मूल कण, समस्थानिक और संभारिक तथा अल्फा, बीटा और गामा कीड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जीएस दृष्टि रसायन विज्ञान का भाग 1। दोस्तों सबसे पहले हम परमाणु संरचना के बारे में जान लेते हैं कि परमाणु संरचना किस तरह की होती है। दोस्तों ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये परमाणु के बारे में ये दर्शाया गया है कि परमाणु की संरचना इसी प्रकार होती है। परमाणु या एटम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। दोस्तों किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं उसे परमाणु कहते हैं, और इनका जो आकार होता है वो बहुत अधिक छोटा होता है। और सबसे छोटा हाइड्रोजन परमाणु होता है जिसकी त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्राम होती है, और एंगस्ट्राम आप जानते हैं जो है लंबाई का बहुत ही छोटा मात्रक होता है। अन्य परमाणुओं की त्रिज्या 0.7 एंगस्ट्राम से 2.5 एंगस्ट्राम तक होती है, लेकिन सबसे छोटा जो परमाणु है वो हाइड्रोजन परमाणु होता है। भार, तो परमाणु का भार कितना होता है, देखिए सबसे हल्का हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है जो कि 1.008 AMU होता है। ये AMU क्या है दोस्तों, इसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसमें परमाणु में सबसे हल्का हाइड्रोजन परमाणु होता है जो 1.008 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर इसका द्रव्यमान होता है, जबकि अन्य परमाणुओं का द्रव्यमान 2 से 260 AMU तक होता है। हाइड्रोजन जिसको 1H1 से प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें नीचे का 1 जो है इसका परमाणु क्रमांक और ऊपर का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो इसको हाइड्रोजन को 1H1 से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में की थी, यानी हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश नामक रसायन शास्त्री ने 1766 में की थी, और इसका नामकरण लैवाशिए द्वारा किया गया था। परमाणु की संरचना जान लेते हैं। दोस्तों परमाणु की संरचना किस प्रकार है। दोस्तों परमाणु जो है अस्थाई और अस्थाई मूल कणों से मिलकर बना होता है। अस्थाई मूल कणों में 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अस्थाई मूल कणों में देखिए पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान और न्यूट्रिनो होते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसकी संरचना किस प्रकार होती है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो परमाणु नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इस चित्र में आप देख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये परमाणु के केंद्र में जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उनका चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज एक वैज्ञानिक रहे जे थॉमसन। इन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837वां भाग होता है। और इसकी विशेषता ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋण आवेशित कण यानी निगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित कण है, इस पर ऋणावेश होता है। और इसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है, जो अत्यंत ही सूक्ष्म है। इलेक्ट्रॉन के बाद आइए प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। तो जो हमारा परमाणु है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूल कण होते हैं, जिनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1920 में की थी। कुछ किताबों में प्रोटॉन के खोजकर्ता को गोल्डस्टीन माना गया है, लेकिन स्पष्ट जानकारी प्रोटॉन के बारे में रदरफोर्ड ने दी थी।
दोस्तों, रदरफोर्ड द्वारा बताया गया कि प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है और इसकी विशेषता ये है कि हाइड्रोजन परमाणु के बराबर द्रव्यमान वाला जो प्रोटॉन है वो एक धनावेशित कण यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है और इसका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बाद आइए देखते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूलकण होता है। इसकी खोज यानी दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप जानते हैं कि ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। इन दोनों को न्यूक्लियन की संज्ञा दी जाती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियन कहा जाता है। दोस्तों, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन यानी न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं और इनका द्रव्यमान भी हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान या प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब आइए परमाणु संरचना देख लेते हैं। दोस्तों, परमाणु संरचना में एक नाभिक होता है जो केंद्र में स्थित होता है। नाभिक के अंदर दोस्तों न्यूक्लियन होते हैं। न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो नाभिक है इसको न्यूक्लियस या नाभिक कहा जाता है। तो ये किसी भी परमाणु की ये संरचना होती है। आइए जान लेते हैं दोस्तों परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है। दोस्तों, परमाणु क्रमांक का प्रतीक Z होता है और परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो परमाणु क्रमांक का मतलब ये है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं और इसकी विशेषता ये है कि प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक स्थिर और निश्चित होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। देखिए, जैसे हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब आइए द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। दोस्तों, द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान को A से प्रदर्शित किया जाता है और द्रव्यमान संख्या जो होती है दोस्तों नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या यानी Z और नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं और जितने न्यूट्रॉन होते हैं उनका जोड़ द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहलाता है। और दोस्तों, किसी तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या अलग अलग होना संभव होता है और द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार या एटॉमिक मास कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण धारणा सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। दोस्तों, सम इलेक्ट्रॉनिक ऐसे आयन और परमाणु जिनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व कहा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनका एक समान होता है जैसे सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, फ्लोरीन आयन, ऑक्सीजन ऋणायन और दोस्तों नियान, इसमें प्रत्येक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन तत्वों को सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। समस्थानिक या आइसोटोप्स किसे कहा जाता है। दोस्तों, समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या वाले परमाणुओं को आइसोटोप्स या समस्थानिक कहा जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसलिए ये तत्व समस्थानिक कहे जाते हैं। समस्थानिक तत्वों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उदाहरण हम देखते हैं। हाइड्रोजन 1H1 इसको प्रोटियम कहा जाता है और इसी प्रकार ऑक्सीजन 8O16 जो है ये समस्थानिक का उदाहरण है। हाइड्रोजन का एक रूप 1H2 है जिसको ड्यूट्रियम कहा जाता है और ऑक्सीजन का देखिए एक जो
रूप है 8O17 होता है। और हाइड्रोजन का एक रूप है दोस्तों टाइट्रियम 1s3 यानी परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन का है, लेकिन उसमें 3 जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, परमाणु भार उसका 3 होता है, इसको ट्राइट्रियम कहा जाता है। और इसी प्रकार ऑक्सीजन का एक रूप है ऑक्सीजन O818। तो ये समस्थानिकों के आपके उदाहरण हैं। अब आइए संभारिक के बारे में जानते हैं कि संभारिक या आइसोबार किसे कहा जाता है। दोस्तों देखिए, संभारिक है समान परमाणु द्रव्यमान लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को संभारिक या आइसोबार्स कहा जाता है। और संभारिकों के नाभिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे 1s3 और 2s3, इसमें क्या है, इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है। प्रोटॉनों की संख्या अलग है, इसलिए दोस्तों इसको संभारिक कहते हैं, क्योंकि दोनों का परमाणु द्रव्यमान एक समान है। समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? दोस्तों ऐसे तत्व जिनके परमाणु, ऐसे तत्वों के वो परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जैसे 14Si30, 15P31, 16S32। इसके अलावा NH3 और 2He4। यहाँ पर देखिए 6C13 और 7N14, इसमें क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए इनको समन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स कहा जाता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिवता के बारे में, रेडियो सक्रियता। दोस्तों अल्फा, बीटा और गामा किरणें रेडियो सक्रिय किरणें कहलाती हैं। और देखिए रेडियो एक्टिवता की परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हैं कि यूरेनियम, थोरियम और रेडियम आदि पदार्थों द्वारा अपने आप निकलने वाली किरणें, इनके अंदर स्वतः भेदी किरणें उत्सर्जित करने का गुण होता है, जिसको कि रेडियो सक्रियता कहा जाता है। दोस्तों रेडियो एक्टिव विघटन क्या है? तो नाभिकीय प्रक्रिया होती है, न कि रासायनिक अभिक्रिया, और इसमें जो है अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। रेडियो एक्टिव तत्व कौन से हैं? तो देखिए भारी नाभिक यानी परमाणु क्रमांक 83 से आगे में पाए जाने वाले तत्वों को इसमें रेडियो एक्टिवता का गुण पाया जाता है। और सबसे पहले एक वैज्ञानिक रहे हेनरी बैकुरल, इन्होंने यूरेनियम में रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। इसके अलावा मैरी क्यूरी द्वारा थोरियम में रेडियो एक्टिवता की खोज की गई। मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी द्वारा रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम की खोज। और मैरी क्यूरी द्वारा 1902 में यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेंड, जिसका कि फार्मूला है U3O8, यहाँ से यूरेनियम के 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की गई थी। और वर्तमान शताब्दी में खोजे गए नवीन रेडियो एक्टिव तत्वों में रेडान, प्रोएक्टिनम, एक्टिनियम और फ्रांसियम हैं। ये सभी रेडियो एक्टिव तत्व हैं। किरणों के बारे में तो दोस्तों अल्फा, बीटा और गामा किरणें होती हैं, जो कि रेडियो एक्टिव तत्व जो है स्वतः उत्सर्जित करते रहते हैं। देखिए सबसे पहले हम अल्फा किरणों के बारे में जानेंगे कि ये अल्फा किरणें जो हैं उनकी विशेषता क्या होती है। दोस्तों अल्फा किरणें धनावेशित कण होते हैं और इनको अल्फा से संबोधित किया जाता है। इस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक किरणें होती हैं और इनका द्रव्यमान 4 AMU यानी 4 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। इसको 2He4 यानी हीलियम या 2α4 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अल्फा किरणों का वेग प्रकाश किरणों के 1/10 भाग होता है। दोस्तों अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं और ये उसको काला कर देती हैं। इसके अलावा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव, विद्युत क्षेत्र में ये ऋणावेशित प्लेट की ओर विक्षेपण यानी मुड़ जाती है और अल्फा किरणों में चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपण होता है। अल्फा किरणों में आयनीकरण या आयनाइजिंग पावर होता है, बीटा किरणों से 100 गुना और गामा किरणों से 10,000 गुना आयनीकरण की क्षमता अल्फा किरणों में होती है। इसके अलावा इसकी भेदन क्षमता 0.002 सेंटीमीटर, मोटी एल्यूमिनियम की चादर का भेदन, यानी अल्फा किरणों की भेदन क्षमता अत्यंत कम होती है। अब आइए बीटा किरणों के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको जान लेते हैं।
देखिए, बीटा कीड़े ऋणावेशित कणे होती हैं और एक इकाई ऋणावेश होता है। इनका द्रव्यमान 0.005486 AMU होता है। इसको 1B0 या 1E0 से प्रदर्शित किया जाता है। इसका वेग यानी बीटा कीड़ों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और दोस्तों, बीटा कीड़े जो हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट पर अल्फा कीड़ों की अपेक्षा प्लेट को कम काला करती हैं। और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में जो प्रभाव है, विद्युत क्षेत्र में ये धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ती है और चुंबकीय क्षेत्र में भी बीटा कीड़ों में विक्षेपण होता है। इसके अलावा अल्फा कीड़ों से 100 गुना अधिक आयनीकरण की क्षमता बीटा कीड़ों में होती है और भेदन क्षमता इसकी अल्फा कीड़ों से अधिक होती है और ये 0.02 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर का भेदन कर सकती है। अब आइए तीसरे महत्वपूर्ण किरण गामा किरण के बारे में जानते हैं। दोस्तों, गामा किरण ये विद्युत उदासीन होती है और इसका तरंगदैर्घ्य लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। गामा किरणों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर है और ये दोस्तों फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा और बीटा किरणों की अपेक्षा प्लेट को सबसे कम काला करती है। इसके अलावा गामा किरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का कोई प्रभाव नहीं इस पर पड़ता है क्योंकि ये उदासीन किरणें होती हैं और लेकिन आयनीकरण की क्षमता जो है दोस्तों ये अल्फा किरणों से 1/10,000 गुना अधिक और बीटा किरणों से 1/100 यानी इसकी आयनीकरण की क्षमता अत्यंत कम होती है, जबकि गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है और ये 100 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर का भी भेदन कर देती हैं। तो ये था अल्फा, बीटा और गामा किरणों के प्रमुख गुण। अब आइए कुछ परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। हीलियम 2He4, हीलियम को 2He4 से संबोधित किया जाता है। अल्फा किरणें जो हैं वो हीलियम कही जाती हैं। हीलियम के नाभिक में कितने होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? तो दोस्तों हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो ये आफबाउ सिद्धांत द्वारा। और रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है ये गाइगर काउंटर से। और रेडियो एक्टिविटी के आविष्कारक कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों अंटोइन हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल 1896 में इन्होंने एक्स किरणों या रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान के प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।